Today is day 8 of the rescue operations. The endless rescue operation. Over 2 days on, rescue operations are continuing on war footing. 2 नवंबर को एक लैंडस्लाइड होती है जिसकी वजह से 41 जाने जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही होती है। खबर की मिलते ही सरकार टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए पूरी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाती है, पर देश के लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान नहीं था क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था ना। साल 2023 चल रहा है, पर क्या इंडिया में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोगों को आसानी से बचा सके? आजादी के बाद से ही भारत में कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे खदानों में मजदूरों का फंस जाना, गिरी हुई बिल्डिंग से लोगों का बच जाना। लेकिन एक पॉइंट तो है कि सरकार जिन हादसों में प्रोएक्टिवली काम करती है ना, वहां से लोगों को बचा ही लेती है। और उसका ऑपोजिट भी बिल्कुल सच है, जहां सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया है वहां लोगों की जानें भी गई हैं। आज हम आपको कहानियां बताने वाले हैं भारत की सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशंस की। मैं हूं आकाश, सब्सक्राइब कीजिए द ब्राइट विंग शो को और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तराखंड की टनल से हुए इस मिराकुलस रेस्क्यू का। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू। दिवाली की शाम जब हम और आप अपने घरों को दियों से सजा रहे थे, उत्तराखंड की सिलग्यारा बरडोआ टनल का एक हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से टूट के गिर चुका था, जिसकी वजह से लगभग 60 मीटर वाइड डेब्री फैल गया। To give you some context, 60 meters is equal to 20-story buildings. More than 1,000 government personnel, NDRF, SDRF, PMO and CMO के पर्सनल इस ऑपरेशन में लग गए थे। इस एक्सीडेंट की न्यूज मिलते ही न सिर्फ उत्तराखंड सीएम तुरंत एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे, इवन प्राइम मिनिस्टर भी पर्सनली इन्वॉल्व हुए। ऐसे बड़े और रिस्की ऑपरेशंस में सारी टीम्स में कोऑर्डिनेशन होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए पीएमओ ऑफिशियल डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। शुरुआत में लग रहा था डेब्री में ड्रिल करके वर्कर्स को आराम से निकाल लिया जाएगा, पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड वर्ल्ड क्लास टेक के बाद भी ऑलमोस्ट 17 दिन लगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। रेस्क्यूअर्स के सारे प्लान्स फेल होते गए, पर हर टेक्निक्स में बहुत ही ज्यादा हर्डल्स आए। ऑगर मशीन है वो रुक कर चल रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार मशीन चल रही है। जैसे ही लगता है कि अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसे ही नई अड़चनें आने लगती। The drilling has been temporarily halted after there was a loud cracking sound heard in the tunnel. सबसे पहले तो द हिमालयन माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन रेंज और सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है। तो ये कांस्टेंट फियर था कि कहीं ऑपरेशन के दौरान ही टनल के और हिस्से और पार्ट्स न टूट जाएं। This is the difficulty. That's the difficulty. I believe that with this one of the newest mountain is very fragile in nature. Very fragile. सबसे पहले प्लान ये था कि डेब्री के थ्रू ड्रिलिंग करके उसमें 2.5 to 3 फीट चौड़े पाइप्स डालकर वर्कर्स के लिए एक एस्केप प्लान बनाया जाए। पर जब इस मैसिव 60 मीटर डेब्री के थ्रू ड्रिलिंग स्टार्ट हुई तो ऊपर से और डेब्री गिरने लगा, जिसकी रेस्क्यूअर्स के लिए भी खतरा बना और रेस्क्यूअर्स इंजर भी हुए। और ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन इन 2.5 से 3 फीट बड़े पाइप्स में घुसकर हो रहा था। इतने छोटे स्पेस में जब आप ड्रिल करते हैं तो बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और टॉक्सिक फ्यूम्स भी निकलती है जो वर्कर्स के लिए हानिकारक होती है, खतरनाक होती है। रेस्क्यू वर्कर्स ऑक्सीजन मास्क पहनकर अंदर जा रहे थे और यही नहीं, बहुत पावरफुल अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन्स भी इस डेब्री को तोड़ते तोड़ते खुद टूट रही थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में बार बार रुकावटें आई। इस डेब्री में केवल पहाड़ों से पत्थर नहीं, बल्कि टूटी टनल का कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी फंसा हुआ था, जैसे कि आयरन रॉड्स, मेटल एक्सेट्रा, जिन्हें तोड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन डिजाइन नहीं थी। उन्हीं सरियों में, पीछे जो आप वो तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन्हीं सरियों में अंदर जाकर जो ऑगर मशीन है वो फंस गई है। बिगड़ती सिचुएशन को देख के पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू की गई थी। सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट तरीका था टनल के माउथ से रेस्क्यू करना। और जब अड़चने आने लगी तो पीएम ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर 5 ऑल्टरनेटिव इवैक्यूएशन प्लान्स निकाले। It has its technical difficulties and that's why we're doing multiple rescue missions. पर एंड में ये वर्ल्ड क्लास मशीन्स नहीं, हमारे मजदूरों के हाथ और उनका करेज ही काम आया। फाइनली रेत होल माइनिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। रेत होल माइनिंग एक प्रिमिटिव टेक्निक है जिसमें हाथों से सिर्फ अपने शरीर जितनी नैरो स्पेस खोदी जाती है। 16 दिन बीत चुके थे, आखिरी के 12 मीटर बचे थे और सारी मशीन्स ने जवाब दे दिया था। रेत होल माइनर्स की टीम ने 27 घंटे अपने हाथों से गैस कटर से स्टील और लोहे की डेब्री को काटा।
17th डे पर पहला वर्कर बाहर निकला। If you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. सरकार की मेहनत और हमारे रेस्क्यूअर्स की हिम्मत से एक एक करके 41 सारे वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया बिना किसी खरोच के। अगले ऑपरेशन के बारे में बताते हैं और वो है भिवंडी बिल्डिंग कोलैप्स। अगर बच गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नहीं तो अल्लाह हाफिज। रात के 3 बजे मुंबई से 35 किलोमीटर दूर भिवंडी शहर में भारी बरसात होने की वजह से एक 3 मंजिल की बिल्डिंग कोलैप्स हुई। बिल्डिंग में लगभग 50-60 लोग सो रहे थे। खालिद सैफी भी उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और उस रात जब वो पानी पीने के लिए उठे तो बहुत जोर से एक आवाज आई और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जब उनकी आंखें खुली तो वो हजारों टन मलबे के नीचे दबे लोगों की चीखों की आवाज सुन रहे थे। यहाँ से बचना नामुमकिन था। एनडीआरएफ खबर मिलते ही साइट पर पहुंची, पर गलियां इतनी छोटी और क्रैम्ड थी कि उनके व्हीकल्स घुस ही नहीं पाए और जब वो घुसे तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आई। इतने बड़े और भारी मलबे के बीच लोगों को कैसे लोकेट किया जाए? जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरी हुई थी उसे पैनकेक कोलैप्स कहते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस कोलैप्स माना जाता है, जिससे ऊपर की फ्लोर गिर के नीचे फ्लोर्स में मिल जाती है और नीचे फ्लोर्स में रहने वाले लोगों का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि कोलैप्स साइट के आसपास के स्ट्रक्चर्स का रेस्क्यूअर्स पर गिरने का खतरा रहता है और इससे बचने के लिए एनडीआरएफ टीम ने शोरिंग टेक्निक यूज की, व्हिच इज बेसिकली अ टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम जो आयरन या वुडन के पिलर से अनस्टेबल बिल्डिंग्स को खड़ा रखने के लिए यूज किया जाता है। लगातार बारिश होने की वजह से कंक्रीट स्लैब्स और डेब्री हैवी होते जा रहे थे। दूसरी तरफ खालिद अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। मेरे बच्चों, अम्मी को परेशान मत करो, कैसी मुसीबत आ गई। 10 घंटे बीत चुके थे और खालिद उम्मीद छोड़ चुके थे। जब उन्हें ड्रिलिंग की आवाज सुनाई दी, आवाज सुनते ही खालिद जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज आ रही क्या? अरे कोई नहीं, डरना नहीं, ठीक है, निकल देंगे, समझ गए क्या? एनडीआरएफ की टीम डेबरी में 14 फीट नीचे पहुंच चुकी थी। खालिद की आवाज की मदद से वो उस तक पहुंची और 11 घंटे बाद कई सौ मलबों में उसे निकाल लिया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन 80 घंटे चला, जिसमें 41 डेथ्स हुई, पर एनडीआरएफ 25 जाने बचाने में सफल भी हुआ, वो भी ऐसा डेंजरस बिल्डिंग कोलैप्स में जहां सर्वाइवल बेहद मुश्किल होता है। ये थी एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फंसे लोगों की कहानी। अब आपको ले चलते हैं जमीन के 60 फीट नीचे। प्रिंस बोरवेल रेस्क्यू। साल 2006 की बात है। एक 5 साल का बच्चा प्रिंस हरियाणा के छोटे से गांव हल्दा हिरी में खेलते हुए गड्ढे में गिर चुका था। ये गड्ढा 60 फीट गहरा और सिर्फ 1 फीट चौड़ा था। इंडिया में पानी की कमी होने की वजह से बोरवेल्स खोदे जाते हैं और बहुत बार इन्हें खुला भी छोड़ दिया जाता है। एनडीआरएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 से 40 से ज्यादा बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं और 70% रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं। बोरवेल डेथ्स का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये इतने गहरे होते हैं कि रेस्क्यू टीम इनसे पहुंचने से पहले ही बच्चे ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ देते हैं और यही डर प्रिंस के केस में भी था। 2006 में जब प्रिंस 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरा तो पूरे देश रुकी सांसों के साथ देख रहा था। पहले तो गांव वालों ने प्रिंस को खुद एक रस्सी डालकर निकालने की कोशिश करी। सब लोग अलग अलग राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि थैले में डाल के भेजो, फिर उस गड्ढे को खोदना शुरू किया ताकि उसे चौड़ा करके प्रिंस तक पहुंचा जाए, लेकिन मिट्टी गड्ढे में गिरने लगी। 20 घंटे बीत चुके थे और प्रिंस को निकालने की सारी तरकीबें फेल हो रही थी। पास ही में एक आर्मी बटालियन स्टेशन थी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प कर रही थी। आर्मी ने आते ही प्रिंस को ऑक्सीजन, लाइट और हवा सप्लाई करी और प्रिंस की सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए कैमरा डाला। वक्त निकलता जा रहा था और प्रिंस जितनी देर अंदर रहता खतरा उतना बढ़ता जा रहा था। तभी उस बोरवेल से करीब 10 फीट दूर एक सूखा वेल दिखा और आर्मी ने डिसाइड किया कि इस वेल को 60 फीट तक खोदकर प्रिंस तक एक टनल खोदी जाए। पर इसमें अभी भी बहुत रिस्क था क्योंकि कुआं बहुत ही पुराना और ढीला था और चांसेस थे कि कहीं वो कुआं खोदने वाली आर्मी ऑफिसर्स भी ना गिर जाए। जो बताया जा रहा था कि एक सुरंग बना रही है, आर्मी इसी कुएं में थी। कुएं को खोदते हुए ध्यान रखा गया था कि कोने की शेप में खोदा जाए ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके। फिर कुएं से प्रिंस तक पहुंचने के लिए बैरल्स लगाकर टनल को बनाया गया ताकि उसे सपोर्ट मिलता रहे और अगले 50 घंटे बाद पूरे देश के प्रेयर्स का जादू चल गया।
प्रिंस को 60 फीट गहरे गड्ढे से सही सलामत निकाल लिया गया। अगली कहानी हमें ली जाएगी वेस्ट बंगाल के कोल माइंस में, जहां एक ब्रेव आदमी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के 65 लोगों की जान बचाई। It was 13th of November 1989. In the morning at about 7:30 I was going to my office. I heard the sound of the rescue van. अब मिस्टर जसवंत सिंह गिल को रेस्क्यू वैन की आवाज आई। तब तक वेस्ट बंगाल की रानीगंज कोल, जो कि 320 फीट नीचे गहरी थी, उसमें 71 कोल माइनर्स फंस चुके थे। इनमें से 6 माइनर्स की डेथ हो चुकी थी। कोल माइनिंग इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द रिस्कीएस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। 11 coal miners are dead in Colombia after an explosion. कोयले की खदान धंसने से 3 लोगों की मौत की खबर है। 15 people trapped underground after an explosion at a coal mine. इन माइंस में काम करना इज लाइक playing with death. इनमें explosions, tunnel collapsing, carbon dioxide poisoning, low oxygen levels, heat flooding are all things that can kill you. और इस रेस्क्यू में बहुत ही ट्रिकी होता है ये, क्योंकि these tunnels are so deep that you don't know what's happening until you go inside. 1989 की रानीगंज हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अराउंड 232 माइनर्स को एक्सकैवेट कर रहे थे ब्लास्ट के थ्रू, जब अचानक एक अंडरग्राउंड वाटर वेल क्रैक हो गई और माइंस में फ्लडिंग हो गई। इनमें से 161 माइनर्स ने इमीडिएटली इवैक्यूएट कर लिया क्योंकि वो लिफ्ट के पास थे। 6 माइनर्स मर चुके थे और बाकी 65 वर ट्रैप। करीब हम लोग करीब 4-5 दिन हम लोग रह गया। 2 दिन तो हम लोग कुछ ना खाया, ना पिया, ना खाया। हम लोग का भूख ना लगता रहा, ना प्यास लगता, चिंता रहा कि हम लोग कैसे निकलेगा। पानी निकालने के लिए वहाँ पंप्स लगाए गए और उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जा रहा था। तभी जसवंत गिल, who was the additional chief mining engineer, came to the rescue. It is also my duty to help my people. And so I went there if I could be any help to those persons. But unfortunately there was no map available, nothing of the sort. Though we did not know how many mines are working. मिस्टर JS गिल ने अपने इनोवेटिव आइडिया से एक 7 फीट लंबी और 22 इंच डायमीटर की आयरन कैप्सूल बनवाई, जिसमें 72 आवर्स लगे। एक नया बोर होल खोदा गया और इस कैप्सूल को क्रेन की मदद से अंदर में डाला गया। मिस्टर गिल ने खुद वॉलंटियर किया और सबसे पहले नीचे गए तो चेक इफ द प्लान वाज वर्किंग और नॉट। 16 नवंबर रात 2:30 बजे मिस्टर गिल नीचे गए और एक एक करके सारे 65 माइनर्स को ऊपर पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी और सबसे भयानक कहानी पर, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। भारत का वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर, भोपाल गैस डिजास्टर। उस रात करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मेरे मियाँ बाहर निकले और जब वो बाहर से अंदर गए, मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला तो बेपनाह धुआं था और जैसा मैंने रजाई से मुंह खोला मुझे खांसी चलने लगी। Bhopal gas disaster, one of the world's worst industrial disaster. So there was no questions asked. There was a silence of death, and this was the biggest industrial disaster ever in the world. जिसने पूरी दुनिया की रोंगटे खड़ी कर दिए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट था। रात 12 बजे के बाद उसके स्टोरेज टैंक में से एक बहुत ही पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो रही थी। क्योंकि MIC की गैस साधारण गैस नहीं होती। MIC की गैस छोटी मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती। MIC की गैस वो गैस है उपाध्यक्ष जी जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। ये वो गैस है जो हिटलर ने गैस चैम्बरों में इस्तेमाल की। इस प्लांट में ऐसे लीक्स डिटेक्ट करने के लिए 6 सेफ्टी सिस्टम्स लगाए गए थे। None of them were operational that night. और इस लापरवाही की सजा एक पूरे शहर को चुकानी पड़ी। घुटती सांसों के साथ लोग घरों से निकलकर भागने लगे। इस केमिकल प्लांट के आसपास छोटी बस्तियों की गलियों में स्टैम्पेड्स हुए। It was as if death was dancing through those streets. कोई नाले में, कोई रोडों में, जहाँ देखो लाशें पड़ी हैं। इस पागलपन के बीच कुछ अनसंग हीरोज भी थे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। गुलाम दस्तगीर, the deputy station master of Bhopal railway station, had just completed his work. जब वो बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ गए तो गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के अराइवल को चेक करने निकले थे। बाहर निकलते ही उनकी आंखें और गलों में ईटिंग स्टार्ट होने लगी। स्टेशन के एंट्रेंस गेट से ही लगातार आवाजें आ रही थी और वो फट से अपने बॉस के रूम में भागे तो देखा कि हरीश ध्रुवे, द स्टेशन सुपरिटेंडेंट, हैड ऑलरेडी चोक्ड टू डेथ।
वो चाहते तो अपने घर की तरफ भाग सकते थे, बट ही टर्न द अदर वे टुवर्ड्स द ट्रेन, जो प्लेटफॉर्म पर 1000 लोगों के साथ खड़ी थी। गुलाम ने सबसे पहले अपने सारे रूल्स तोड़कर ट्रेन की ट्रैक्स क्लियर करवाए और गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस को वहां से बाहर निकलवाया। इस टाइम तक ही हिमसेल्फ वाज चोकिंग एंड ब्रेथलेस, बट उन्होंने बाकी स्टेशंस पर ये मैसेज पहुंचा दिया था कि भोपाल का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे। उनके 23 कलीग्स हैड आल्सो चोक टू डेथ और गुलाम स्टेट। उन्होंने बाकी स्टेशन पर SOS मैसेजेस भेजकर मेडिकल हेल्प भी बुलवाई थी। He saved thousands of lives that night, पर अपना एक बेटा भी खो दिया। और उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनकी बहादुरी ना कोई अवार्ड दिया न एक्नॉलेजमेंट दिया। वो 19 साल तक हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहे और 2023 में उनकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 15,000 से 20,000 लोग इस डिजास्टर में मारे जा चुके थे, पर द डेथ्स हैव नॉट स्टॉप्ड। लाखों लोग इस पॉइजन गैस के एक्सपोजर की वजह से आज भी मर रहे हैं। कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स से आज भी लोग जूझ रहे हैं। Disasters have always led to destruction and loss of life. बट ये हमेशा से एक लेसन भी छोड़ के जाता है सरकारों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि जब ऐसा कोई डिजास्टर दोबारा आए तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहें। मैं अपनी सरकारों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम तैयार हैं?